हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है रियलिटी ऑफ रियल लाइफ एक्सप्लॉइटेशन एज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। द हिंदू का आर्टिकल है, के हेमा कमेटी के ऊपर ये आर्टिकल आया था। इस आर्टिकल में बेसिकली हम एड्रेस करेंगे इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर ही थी इन सिनेमा इंडस्ट्री। बेसिकली उसमें जो वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके इशू को एड्रेस करते हुए ये आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ईज ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें मुद्रा योजना के बारे में बात की गई है। मुद्रा योजना की सक्सेस इवेल्युएट करेंगे, उसके जो चैलेंज है वो इवेल्युएट करेंगे और इसके अलावा मुद्रा 2.0 की हमें ज़रूरत क्यों है उस पर भी बात करेंगे। मुद्रा 2.0 इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उसके फीचर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 न्यू रामसर साइट, व्हाई डू वेटलैंड नीड प्रोटेक्शन। सो वेटलैंड्स के बारे में बात करेंगे, रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। जो न्यूएस्ट रामसर साइट है वो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको एनालिसिस सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ इसके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रियलिटी ऑफ रियल लाइफ एक्सप्लॉयटेशन एज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल की थीम की अगर बात करें तो जो थीम है वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें पर्टिकुलरली जो हिंदी सिनेमा है या फिर जो मलयाली सिनेमा है उसमें जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके साथ किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में बात की गई है। और रिसेंटली हेमा कमेटी की रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और उसी रिपोर्ट के ऊपर ये आर्टिकल आया है। सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेमा कमेटी रिपोर्ट, आपको 2025 प्री में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में हर जगह इस कमेटी की रिकमेंडेशन आपको लिखना होगा जहाँ पर भी वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है। तो अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का इशू आएगा तो वहाँ पर ब्रैकेट में हेमा कमेटी का नाम होना चाहिए, सॉल्यूशन में भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन से रिलेटेड इशू के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस आ ही जाएगा या फिर सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस आ ही जाएगा। शुरू करते हैं आर्टिकल। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। The Justice K. Hema Committee report, which was released by the Kerala government on August 19, 2024, has ignited a debate on the issue faced by women in Malayalam film industry. The committee, which was formed in 2017, had submitted its report टू द गवर्नमेंट इन 2019। फाइनली गवर्नमेंट ने ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया है और ऑब्वियसली एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं रिलीज पब्लिश की गई है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। 2017 को ये कमेटी बनाई गई थी, 2019 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी और फाइनली जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिक किया है। कौन सी गवर्नमेंट ने? स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, केरला स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मेनली जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है? जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। लेकिन जो इश्यूज़ है वो सिर्फ वर्नाकुलर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है बल्कि बॉलीवुड और बाकी सारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है सेम इशू आपको देखने को मिलेगा। ब्रॉडली the report deals with two categories of issues. First is the sexual exploitation and assault against women in cinema. The report says that women are often required to exchange sexual favors for opportunities, and those women who refuse to cooperate are sidelined from industry at the instance of powerful men. So जो पहली कैटेगरी है जिसके बारे में रिपोर्ट ने बहुत डिटेल में बात की है वो है सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन इन सिनेमा इंडस्ट्री। यहाँ मलयाली इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल आप सारी कंसिडर करेंगे। सो आपने एक वर्ड सुना होगा, कास्टिंग काउच। किसी भी हीरोइन को है ना ऑफर करने के पहले सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं, कई बार डायरेक्टर मांगते हैं, कई बार प्रोड्यूसर मांगते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन होगा वो इस तरह के फेवर मांगते हैं। अगर हीरोइनें या फिर जो बनना चाहती हैं हीरोइन वो वुमेन अगर कॉपरेट नहीं करती हैं तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। सो कास्टिंग काउच के जो केसेस हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सेकंड क्या है? द सेकंड कैटेगरी इज डिस्क्रिमिनेटरी
practices against women and a lack of even basic facilities। दूसरा कैटेगरी है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जैसे कि जो मैन है वुमेन है उनके वेजेस की अगर बात करें, रेन्यूमरेशन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, और जितने भी आपके वुड हैं, हॉलीवुड की अभी बात करोगे है ना, तो वहाँ पर भी ये आपको गैप देखने को मिलेगा काय में, रिनमरेशन में। इसके अलावा महिलाओं को बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती है, मतलब इवन बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है, प्रॉपर टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं सेट्स में। इस तरह के बहुत इशू इन्हें फेस करना पड़ता है। द रिपोर्ट हैज़ फैसिलिटेटेड अ लॉन्ग ओवरड्यू डिस्कशन ऑन लैक ऑफ जेंडर इक्वालिटी फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। और रिसेंटली आर्चिकर जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ महिला के साथ रेप हुआ और उसके बाद उन्हें उनका मर्डर कर दिया गया, तो उससे भी ये पता चलता है कि ये डिस्कशन कितना ज़रूरी है कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं अपने वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंसर्न रेज्ड इन द हेमा कमेटी रिपोर्ट आर डिस्टर्बिंग यट आर नॉट सरप्राइजिंग। बिल्कुल डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ये चीज़ें बहुत रियल है, जहाँ महिलाओं के साथ इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कई मूवीज़ भी इन पर बन चुकी है। इन सारी चीज़ों पे स्पेशली जो सिनेमा इंडस्ट्री है, इसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉब्लम वुमेन फेस इन कंजर्वेटिव पेट्रियार्कल सोसाइटी सच एज आर्स, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसका, हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है उसका एक्सटेंशन है। जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, ये उसी का एक्सटेंशन है। Women are burdened by stereotypes and expectation about how they should behave, ranging from what to wear and what friends to have. Individual choice is too often stolen from women. हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये सिर्फ हिंदी सिनेमा की बात नहीं हो रही है, जितने भी लड़के हैं उन्हें ध्यान से सुनना है। ये पॉइंट उन्होंने भी ये चीज़ें कभी ना कभी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट ही है। पेट्रियार्कल माइंडसेट पहले से ही है, जिससे सोसाइटी में सर्टेन नॉर्म बना दिए गए हैं और उसी नॉर्म्स को महिलाओं को फॉलो करना है। इसी नॉर्म्स के बर्डन में महिलाएं जो है सर्टेन तरीके से कपड़े पहन रही हैं। उनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, सारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, उनके पास किसी भी तरह की ऑटोनॉमी नहीं होती है। और जो लड़के होते हैं वो नॉर्म फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से लड़की को जज करना शुरू कर देते हैं, इवन कैटेगराइजेशन करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से कि लड़की ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो एक सर्टेन कैटेगराइजेशन, ट्रेडिशनल पहने हैं तो सर्टेन कैटेगराइजेशन, उसके हिसाब से आप जो है ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और फिर इसी मानसिकता के हिसाब से आप लड़की को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद लेट्स से कि आपने कैटेगराइजेशन किया, अरे ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, इसके साथ शादी होनी चाहिए, और लड़की ने मना कर दिया, आपका ईगो हर्ट हो गया। या फिर आपने जो है किसी लड़की से ये सोचा कि अरे इससे बात करना चाहिए, और लड़की ने मना कर दिया, आपका द मोमेंट ईगो हर्ट हुआ, तो उसके बाद आप जो है फोर्स करना शुरू करते हैं, और यहीं से हमारी रेप वाली टेंडेंसी या फिर सेक्सुअल असॉल्ट वाली टेंडेंसी आती है, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया। सोसाइटी के नॉर्म्स और आपके कैटेगराइजेशन के हिसाब से लड़की ने आपको बात नहीं करी, आप जो उससे चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया है, सो आप अपने आप को पुश करना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ हिंदी सिनेमा की बात नहीं है, ये हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट में है, और ये कभी ना कभी आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किया होगा। इन केस अगर लड़की ने मना कर दिया आपको किसी भी तरीके से, सो आप या तो ज़्यादा कुछ नहीं तो फिर कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं, अरे ये लड़की तो बेकार है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। और अगर बहुत ज़्यादा आपका ईगो हर्ट हुआ है तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस जैसी एक्टिविटीज़ भी लोगों के द्वारा की जाती है। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सारी चीज़ें मेन फैक्टर होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के अगेंस्ट वुमेन। ठीक, एनसीआरबी का डेटा है 2022 में लगभग 31,516 केसेस आए हैं रेप के। इसका मतलब हर 16 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट हुआ है, और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं। सो वर्क प्लेस हरासमेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कल्चर ऑफ सोसाइटी। पेट्रियार्कल माइंडसेट का ही ये क्या है, एक्सटेंशन है। in the context of workplace assault in Vishakha versus others versus state of Rajasthan and others 1997 एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें वर्कप्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट में
एक लेजिस्लेशन लाने के लिए, गाइडलाइंस लाने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को। और ये बहुत ही यूनिक जजमेंट था जिसमें पहली बार लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने अपनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की। इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट वर्क प्लेस हरासमेंट। दिस इंक्लूडेड ड्यूटीज ऑन द एम्प्लॉयर to prevent assault as well as constitution of complaint redressal mechanism for aggrieved person। इसमें जो गाइडलाइन थी, इसमें जो एम्प्लॉयर है ना, जो सारे जो कंपनी का मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि महिलाएं जो है वर्क प्लेस पे सेफ रहे। और इन केस अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ या फिर हरासमेंट होता है तो उनके पास एक जगह होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो जहां जाकर अपनी कंप्लेंट रेस कर सके, मतलब उसी ऑफिस में ये कंप्लेंट रेस की जा सके। इट टुक more than 16 years thereafter for legislature to enact the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। टोटल 16 साल लग गए लेजिस्लेचर को लॉ बनाने में। और इस लेजिस्लेशन का जो नोटेबल फीचर था वो था इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना ज़रूरी था, मैंडेटरी था। सो बेसिकली इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक बनाई गई, हर ऑफिस में बनाई जाएगी, जिसमें जो एग्रीड पर्सन है, जो विक्टिम है, वो कंप्लेन कर सकते हैं और तुरंत ही जो है आईसीसी ये जो कमेटी है उसको वो कंप्लेंट को रिड्रेस करना होगा। चीज़ें क्लियर है? जो जस्टिस हेमा कमेटी है उन्होंने क्या इंडिकेट किया है कि ये जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये सूटेबल नहीं है महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों कहा गया है? देयर इज़ लाइकलीहुड ऑफ द एब्यूसर और द एम्प्लॉयर इन्फ्लुएंसिंग द आईसीसी मेंबर, है ना। जो आईसीसी के जो मेंबर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉयर इन्फ्लुएंस कर दे उनके डिसीजन मेकिंग को। सो कमिटी देयरफॉर प्लीड्स फॉर इंडिपेंडेंट फोरम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट टू डील विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन सिनेमा। सो स्पेशली वुमेन इन सिनेमा की यहाँ बात की गई है और कहा गया है कि सरकार को एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाना चाहिए और मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहिए। सो यहाँ एक अगर इंडिपेंडेंट फोरम होगा तो कोई भी एम्प्लॉयर हो वो डिसीज़न को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिखना ही लिखना है, ये आपके मेंस के आंसर में भी काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, many have questioned the lack of registration of crime pursuant to the committee report. They ask why an investigation is not initiated and why the accused cannot be brought to justice. The concern is sensible. The report is modified version which redacted the name of survivor and the culprits. Masking the name of survivor is done in the recognition of principle of survivor anonymity, a well accepted nod in criminal jurisprudence on sexual assault. Anonymity will remain intact during the investigation and prosecution as well. So यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है इसको बनाने के लिए कमेटी ने कई सारे इंटरव्यू किए, कई सारे विक्टिम से मिली और विक्टिम से उन्हें कल्प्रिट्स का भी नाम मिला है। सो लोगों का कहना ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक्यूज्ड का नाम है, ऑलरेडी आपके पास कल्प्रिट का नाम है, तो आप जो है उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू करते? विक्टिम को जस्टिस क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? रिपोर्ट को मॉडिफाई क्यों किया गया है? सो सबसे पहले सर्वाइवर की बात कर लेते हैं, विक्टिम की बात कर लेते हैं। जो सर्वाइवर हैं उनका नाम जो है छुपा के रखना, एनोनिमस रखना, ये प्रिंसिपल है क्रिमिनल प्रूडेंस का। सो ऑलरेडी ये एक नॉर्म बन चुका है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का पीड़ित है और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता तो उन्हें फुल एनोनिमस रखा जाएगा, उनकी नाम उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। इवन अगर वो कंप्लेंट भी करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और प्रोसिक्यूशन के दौरान भी उनके नाम्स नहीं बताए जाएंगे। इन निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, द कोड सेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट सर्वाइवर फ्रॉम होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्यूचर हरासमेंट। सो ऐसा क्यों किया जा रहा है? एनोनिमिटी सर्वाइवर की क्यों रखी जा रही है? क्यों उनका नाम नहीं बताया जा रहा है? इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जब उनका नाम आएगा तो उन्हें और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा और फ्यूचर में और हरासमेंट हो सकता है। इसलिए जो प्रिंसिपल है अनोनिमिटी का उसे फॉलो किया जाता है। जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल
राइट है अंडर आर्टिकल 21 जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में रिकॉग्नाइज किया गया था पुट्टास्वामी केस में। The statements were given by several victims in the belief that this anonymity will be maintained। जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए गए वो इसी बिलीफ के साथ दिए गए कि जो कमिटी की रिपोर्ट आएगी उसमें उनका नाम बिल्कुल भी नहीं होगा। द राइट टू डिसाइड वेदर टू परस्यू अ क्रिमिनल केस डज lie with the victim। It is true that in our criminal justice system the state initiated prosecution against the accused, arguing and conducting the case on behalf of victim। However, if the state investigate the crime, it become quite difficult to prove a crime without the cooperation of victim। So जो accused है उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करना स्टेट के पास पावर तो है, स्टेट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन शुरू, लेकिन जब तक कि विक्टिम का कॉपरेशन नहीं होगा उसको प्रूव कर पाना नामुमकिन रहता है। और अगर विक्टिम नहीं चाहता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, कल्प्रिट के अगेंस्ट केस करना, तो ये भी उन्हीं का अधिकार है। वाई सर्वाइवर और ऑफन रिलक्टेंट टू परस्यू कंप्लेंट। क्यों आखिर जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम्स हैं, वो इस तरह की कंप्लेंट करने से बचते हैं। अ सोसाइटी विच लुक एट सर्वाइवर ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट विथ मिसगाइडेड एम्पैथी एंड डिस्गस्ट इंस्टेड ऑफ सपोर्ट एंड ट्रस्ट प्रोबेबली हैज़ नो मॉरल स्टैंडिंग टू डिमांड दैट द सर्वाइवर मस्ट नेसेसरी लॉन्च द कंप्लेंट। सो जो हमारी सोसाइटी है वो सेक्शुअल असॉल्ट के जो सर्वाइवर है उन्हें मिसगाइडेड एम्पैथी के साथ, डिस्गस्ट के साथ उनको देखते हैं, जबकि उन्हें सपोर्ट और ट्रस्ट की ज़रूरत है। वही लोग आज ये बोल रहे हैं कि ये जो रेप विक्टिम हैं इन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। और जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो इतने लंबे चलते हैं, इतना ज़्यादा हरासमेंट होता है, इसलिए जो महिलाएं होती हैं वो इस हरासमेंट से बचने के लिए इस तरह की कंप्लेंट नहीं करती हैं। जुडिशल पेंडेंसी के कारण भी इस तरह की चीज़ें करने से बचती हैं, और उसके बाद कोर्ट में जो हरासमेंट होना है वो तो होना ही है। और जो हेमा कमेटी बनाई गई थी 2017 में, वो किसके बैकड्रॉप में बनाई गई थी? एक लीडिंग मलयालम सिनेमा एक्टर के अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए गए थे, उसी के बैकड्रॉप में ये हेमा कमेटी बनाई गई थी। और अभी तक के ये जो एक्टर हैं इनके अगेंस्ट में जो ट्रायल चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। 7 साल कंप्लीट हो गए, हेमा कमेटी बन गई, कॉन्स्टिट्यूट होकर उन्होंने रिपोर्ट दे दी 19 को, 2024 में वो पब्लिश भी हो गई, पर अभी तक के जो विक्टिम हैं उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाई है। और इतने साल होने के बाद जस्टिस मिलना पॉसिबल भी नहीं होता, एविडेंसेस भी नहीं बचते, और उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है, जो एक्यूज़ होता है वो छूट जाता है, महिलाओं के ऊपर जो है आरोप लगते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, और फ्यूचर में सेक्सुअल असॉल्ट उनके ऊपर मेंटली और फिज़िकली इस तरह के फ्यूचर में भी होते रहते हैं। सो ये पूरा का पूरा हमारा इशू है। अब 2017 में जिस तरीके से मीटू मूवमेंट हुआ था, जिसमें हार्वी विंस्टीन अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर एक्विजिशंस लगाए गए थे और पूरा वर्ल्ड में इसको अटेंशन मिला था, उसी तरह का मूवमेंट का वेट ना करते हुए सरकार को जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट है उसमें जो फाइंडिंग्स मिली है उसके हिसाब से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं जो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली जो लोअर स्ट्रेटा है एज अपोज टू द लीड एक्ट्रेस, उनके लिए जो है जो मिनिमम बेयर मिनिमम फैसिलिटी है उसको अवेलेबल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम द लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी टू होस्टाइल बायस, एवरी इशू नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड रिजोल्यूशन। जो एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी से रिलेटेड इशू हैं, होस्टाइल बायस से रिलेटेड इशू है, जो कास्टिंग काउच से रिलेटेड इशू है, सारे इशू पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और रिजोल्यूशन की आवश्यकता है। ये कंप्लीट आर्टिकल था। मैंने आपको टेलीग्राम में इसके नोट्स दे दिए हैं, पर जो टेलीग्राम के नोट्स हैं उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कंटेक्स्ट आपको नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। अब आप पढ़ोगे वो नोट्स तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, और फ्यूचर में जब भी आप उसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। चीज़ें क्लियर? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द ईज ऑफ फाइनेंसिंग। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है मुद्रा योजना, और मेंस में आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट मुद्रा स्कीम, डू यू थिंक इंडिया रिक्वायर मुद्रा 2.0। सो यही पूरे आर्टिकल की थीम है। सबसे पहले मुद्रा स्कीम के बारे में बताया गया है, स्कीम क्या है, उसके बाद इवैल्यूएट किया गया है, पहले उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, और उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है स्कीम वो बताया गया है, और फिर हमें क्यों मुद्रा 2.0 की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें बताई गई है। शुरू करते हैं, सबसे पहले स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2015 by Narendra Modi government NDA-1 government. The initiative, which focused on igniting entrepreneurship, provided collateral-free micro loans up to 10 lakh and supported numerous स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। सो मुद्रा स्कीम के अंदर 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं, और जो लोन दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। नॉन कॉरपोरेट सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर, मतलब फार्म सेक्टर भी नहीं होना चाहिए और कॉरपोरेट सेक्टर भी नहीं होना चाहिए। स्मॉल और मार्जिनल जो एंटरप्राइजेज होते हैं उन्हें ये लोन दिया जा रहा है, और लोन भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। मुद्रा के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, एम से माइक्रो, यू से यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक, सो ये आपका मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, और मुद्रा ही जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मुद्रा डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता इंडिविजुअल को, बैंक के थ्रू ये लोन जा रहा है ना। जैसे कि आपका नाबार्ड है उसी तरीके से मुद्रा सेटअप किया गया है। क्लियर है। सो मेन इसका जो पर्पस है वो लास्ट मील फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करना है, मतलब एकदम रूरल से रूरल एरिया में जो आदमी बैठा है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करने का पर्पस है, उसे एक्सेस टू क्रेडिट दिलाना मेन पर्पस है। यूनियन बजट 2024 में जो लोन अमाउंट है उसे 20 लाख कर दिया गया है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, ये तीनों प्रोडक्ट समझ लेते हैं। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, और तीसरा है तरुण। शिशु में केवल 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण में 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। ऑब्वियसली 5 लाख से 10 लाख। चीज़ें क्लियर। सो ये 3 कैटेगरी है, आपके 3 प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से, शिशु, किशोर और तरुण। और ये तीनों लोन कोलेटरल फ्री होते हैं, इसका मतलब आपको कुछ गिरवी रखना नहीं होता है। ये बैंक आपको बिना किसी मॉर्गेज के, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे देता है। द बजट हैज़ टारगेटेड the scheme Tarun category for enhancement, doubling the upper loan limit to 20 lakh. The move is said to benefit those who have already availed of and repaid previous मुद्रा लोन under this category. So जो तरुण कैटेगरी है उसमें एनहांसमेंट किया है, 10 की जगह 20 लाख दिया जाएगा। लेकिन किन को दिया जाएगा, जो फ्रेश तरुण कैटेगरी में लोन मांग रहे हैं उन्हें 20 लाख नहीं दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने 10 लाख रुपए लोन लिया था और ऑलरेडी समय पर चुका दिया है, सिर्फ उन्हें ही ये 20 लाख का लोन दिया जाएगा, उन्हें ही ये बेनिफिट दिया जा रहा है। क्लियर है। सो सबके लिए ये 20 लाख का लोन नहीं है, जो ऑलरेडी तरुण कैटेगरी से लोन लिए हैं उन्हीं के लिए है। इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स न्यू वर्जन ऑफ स्कीम मुद्रा 2.0, बट बिफोर दैट वी शुड असेस द सक्सेस ऑफ मुद्रा 1.0, टैकल इट्स चैलेंजेस एंड सजेस्ट वे टू एनहांस इट्स बेनिफिट्स। सो जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले सक्सेस देख लेते हैं, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं मुद्रा 1 स्कीम के, और उन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मुद्रा 2.0 की हमें क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पर आपके डेटा बेस्ड चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको नोट्स में लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में GS3 में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ स्कीम डिसबर्स्ड ओवर ₹27.75 lakh करोड़ टू 47 करोड़ स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब मुद्रा स्कीम है उसके अंदर कितना लोन दिया जा चुका है, 27 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है, और जो टोटल बेनिफिशरीज हैं वो 47 करोड़ स्मॉल और न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं। दिस हैज सिग्निफिकेंटली impacted the grassroots economy and offered financial lifelines to the section of people which had been earlier excluded from formal credit system. Obviously
जो आपके एक्सक्लूडेड थे पहले, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड थी, उन्हें लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके पास लैंड नहीं थी, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, उनको भी अब लोन दिया जा रहा है और फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है, जिससे ग्रास रूट इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। Its inclusive approach is a key feature of the scheme. About 69% of Mudra loan accounts are held by women, 51% belong to SC, ST and OBC एंटरप्रेन्योर। सो ये जो स्कीम है, इसकी जो इंक्लूसिव अप्रोच है, इसका मतलब SC, ST और वुमेन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। अगर हम बेनिफिशरीज देखें तो 96% जो मुद्रा लोन अकाउंट है वो किसके नाम पे है? महिलाओं के नाम पे हैं। 51% जो लोन दिया गया है वो SC, ST या OBC कैटेगरी के लोगों को दिया है। सो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उन पर फोकस किया गया है ताकि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो सके, सोशल इक्विटी फॉस्टर हो सके, विकसित हो सके, डेवलप हो सके और वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट कर सके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में और उसका बेनिफिट ले सके। सो द पर्पस है वो क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। और मुद्रा लोन इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द इनिशिएटिव हैज़ बीन क्रूशियल इन क्रिएटिंग जॉब्स। ऑब्वियसली जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट किया होगा क्योंकि जब आप लोन ले रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट ऑब्वियसली कोई ना कोई बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होगा, प्लस वेज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा होगा। जैसे कि आपने छोटी सी कंपनी खोली तो छोटे से एंटरप्राइजेस ईटा भट्टी खोली तो 4 लोगों को रखना पड़ेगा ना, तो 4 लोगों के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में काफ़ी जॉब क्रिएट हुई है। नंबर नहीं दिया है लेकिन इतना लिखा है कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई है। सो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी मुद्रा वन कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। पहला क्या है? वन क्रिटिकल इशू वॉज ensuring दैट बेनिफिट्स रीच द इंटेंडेड टारगेट ग्रुप, पर्टिकुलरली द स्मॉलेस्ट एंड मोर मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर। सो पहला जो चैलेंज है वो ये है कि जो बेनिफिट्स हैं वो इंटेंडेड मार्जिनल ग्रुप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्मॉलेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, वहां तक के आपका बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा इशू है। वाइल द स्कीम डिस्पर्स ओवर 47 करोड़ लोन्स, द अपटेक वॉज स्कूड। अभी तक के 47 करोड़ लोन मुद्रा के अंदर दिए जा चुके हैं, लेकिन जो लोन दिए गए हैं वो स्क्यूड हैं। स्क्यूड कैसे हैं वो समझते हैं। रूरल और रिमोट रीजन में बहुत कम लोन दिया गया है। जो लोन दिए गए हैं वो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हैं। इन 2021-22 द टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट वर सैंक्शन मोर देन 26,000 करोड़। This is about the same as that sanction for the bottom 318 district that year, indicated unequal distribution of credit across region. So जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा लोन दिया जा रहा है और जितना टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में लोन दिया जा रहा है उतना ही बॉटम 318 डिस्ट्रिक्ट में लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिसबर्स किया गया है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन अक्रॉस रीजन हमें देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके कारण ऑब्वियसली जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो पिछड़े एरिया है वहाँ पर लोन ऑलरेडी कम दिया जा रहा है और जो ऑलरेडी डेवलप एरिया है वहीं पर लोन दिया जा रहा है। सो रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। इनएडुकेट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लेड टू लीकेजेस एंड मिसयूज ऑफ फंड। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा लीकेजेस हुए, मिसयूज ऑफ फंड हुआ है। हालांकि जो प्रपोर्शन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कम हुआ है। 2021 में 3.61% था, अब 2.1% हो चुका है फिस्कल ईयर 2024 में, लेकिन स्टिल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा है मुद्रा योजना के अंदर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है? लोगों ने लोन ले लिया, उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट चुकाना बंद कर दिया, 90 दिन तक इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो फिर वो जो लोन होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार मुद्रा योजना के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हम एनपीए क्यों बनते जा रहा है? क्योंकि कोई मॉर्गेज तो है नहीं, कुछ रखा तो है नहीं, उनकी मर्जी, अगर लोन लिया और दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी कुछ नहीं कर सकते। फ्रॉम फिस्कल ईयर 20
22 NPA under the Kishore category, loans ranging between 50,000 to 5 lakh, and Shishu category made up more than 75% of bad loans under the scheme. So किशोर और शिशु कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 75% तक आपके बैड लोन्स हो रहे हैं, मतलब इन्हीं कैटेगरी में ज़्यादातर लोन्स एनपीए हो रहे हैं। द एनपीए परसेंटेज ऑफ द किशोर कैटेगरी वॉज कंसिस्टेंटली अबव 4% फ्रॉम फिजिकल ईयर 20 to 22। जो किशोर कैटेगरी है उसमें एनपीए लगभग 4% से ज़्यादा है, 2020 और 2022 के सालों के बीच में हमेशा रहा है। The higher NPA under Shishu and Kishore categories are due to lack of business knowledge and the skills among early stage entrepreneur। जो आपके अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास स्किल नहीं होती है, उन्हें बिजनेस मैनेज करते नहीं आता है, इसलिए शिशु और किशोर कैटेगरी में ज़्यादातर आपके लोन्स एनपीए हो रहे हैं। The total exposure of Mudra loans per year has increased consistently since inception, bearing fiscal year 21, the year of COVID pandemic. In fiscal year 22, the total exposure under the scheme was 3.3 lakh crore. Fiscal year 24, this crossed the 5 lakh crore. However, maintaining quality credit appraisal process amid increased lending pressure remains challenging. जो मुद्रा लोन है वो लगातार हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है, एक्सेप्ट फिजिकल ईयर 2021 जो कि पेंडेमिक ईयर था, उस साल लोन बहुत कम लिया था लोगों ने और बैंक ने भी लोन नहीं दिया था। फिजिकल ईयर 2022 में लगभग 3.3 लाख करोड़ लोन दिया गया, उसके बाद फिजिकल ईयर 24 में ये 5 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है, लेकिन जो लोन दिया जा रहा है उसका प्रॉपर असेसमेंट अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिन्हें लोन दिया जा रहा है उनका प्रॉपर असेसमेंट करना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने पहले लोन लिया है, तो क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस प्रॉपर नहीं की जा रही है और इसी के कारण जो एनपीए है वो बढ़ते जा रहा है। सो एक प्रॉपर अप्रेजल प्रोसेस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ बेनिफिशरीज वॉज अमॉन्ग द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज। बहुत सारे फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि उन्हें लोन्स किस तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है, इसी के कारण डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। देश में केवल 27% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि फाइनेंशियल लिटरेट है और फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण ही एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो हमें एक प्रॉपर क्रेडिट गारंटी मैकेनिज़्म चाहिए होगी। प्रॉपर क्रेडिट गारंटी मैकेनिज़्म अगर होगी तो जो बैंक्स होंगे वो लैंडिंग करेंगे, क्योंकि एनपीए होते जा रहा है इसलिए जो बैंक हैं वो भी लैंडिंग करने से कतरा रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट और मोस्ट मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है उसे। सो एक प्रॉपर क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म सरकार को लाना चाहिए। इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें मुद्रा 2.0 की ज़रूरत है। मुद्रा 2.0 शुड widen its scope, improve its effectiveness and establish a robust support system for micro entrepreneur। इसके लिए सरकार को एक फोकस्ड आउटरीच एंड एम्पावरमेंट जोन बनाने की, सेटअप करने की ज़रूरत है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। ये जो सेंटर होंगे, ये जो जोन होंगे, इसके थ्रू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जा सकता है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा सकता है, बिजनेस सपोर्ट चलाया जा सकता है और जो एनपीए हो रहा है किशोर कैटेगरी और शिशु कैटेगरी में, उसे वो जो चैलेंज है उसे हम एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मुद्रा 2 शुड इंट्रोड्यूस नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कवरिंग बजटिंग, सेविंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल लिटरेसी। मुद्रा 2.0 के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है। केवल 27% लोग लिटरेट हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप भले ही आप लोन लें या फिर ना लें, इसके थ्रू आपको बजटिंग, सेविंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएगी और ये सारा अगर नॉलेज होगा तो जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो प्रॉपरली अपना लोन मैनेज कर पाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा और फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, मुद्रा 2.0 के अंदर एनहांस क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करना चाहिए ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, है ना। ये जो गारंटी है ये कौन देगी, सरकार देगी। सरकार क्या बोलेगी कि हाँ ठीक है आप लोन दो, अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं आपका लोन वापस करूँगा। बैंक को ये गारंटी
सरकार दे दे तो फिर बैंक आराम से जो है क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए मुद्रा 2.0 में, और रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो लोन दिया है उसको आपको ट्रैक करना है, कहाँ वो यूज़ हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन किया गया है, रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके हिसाब से जिन्होंने लोन लिया है उनका क्रेडिट स्कोर प्रॉपर बना के रखें। अगर अगले बार दोबारा वो लोन लेने आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोन अच्छा लोन होगा या फिर ये लोन बैड लोन हो सकता है उनके रिकॉर्ड के थ्रू। सो प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके थ्रू जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव होगी, मिसयूज़ ऑफ फंड मिनिमाइज होगा, और जो स्कीम है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और एक्चुअल में जो डिज़र्व करते हैं लोग उन्हीं को ये लोन दिया जाएगा। एटलीस्ट जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। एनपीए होना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग बिज़नेस ट्राई करते हैं, नहीं चल पाता है, एनपीए हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि लोन ले लिया, कहीं और इस्तेमाल कर लिया, और फिर और बोलते हैं कि अब हम लोन नहीं चुका पाएंगे। तो ये विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। सो मुद्रा 2.0 की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा, होपफुली आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो चुका है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, गवर्नमेंट अनाउंसेस 3 न्यू रामसर साइट, व्हाई डू वेटलैंड नीड्स प्रोटेक्शन। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो न्यूएस्ट रामसर साइट है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 3 न्यू रामसर साइट अर्लियर दिस मंथ अनाउंस की गई है एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। 2 तमिलनाडु की है, 1 मध्य प्रदेश की है। टोटल इंडिया में 85 रामसर साइट हो चुकी है, और कितना हेक्टेयर कवर कर रही है, 13,58,068 हेक्टेयर्स के आसपास, मतलब 13 लाख हेक्टेयर वेटलैंड्स के थ्रू कवर किया जा रहा है। जो रामसर साइट वेटलैंड्स हैं ये डेजिग्नेट किया जा रहा है इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971, इसके अंदर। सो वेटलैंड होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द वेटलैंड डिफाइन एज एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीट लैंड और वाटर, whether natural and artificial, permanent or temporary, with water that is static and flowing fresh brackish water, including area of marine water, the depth of which at a low tide does not exceed 6 मीटर। अगर हम देखें तो जितनी भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स हैं, स्वैम्प्स हैं, मार्शेज हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, सबको क्या कंसिडर किया जाता है, वेटलैंड कंसिडर किया जाता है। इवन मरीन एरियाज़ को भी, मरीन वाटर को भी वेटलैंड कंसिडर किया जा सकता है। बस जो आपका लो टाइड, आपका जो लो टाइड के समय में डेप्थ है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सो मरीन एरिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि वेटलैंड के क्या बेनिफिट होते हैं, तो बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है वर्ल्ड में, कंपेरेबल टू रेन फॉरेस्ट एंड कोरल लीफ। सबसे पहले तो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश और मैमल्स के लिए। इसके अलावा क्लाइमेट कंडीशन को रेगुलेट करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रन करता है, जितना भी कार्बन है एटमॉस्फेयर में उसको स्टोरेज करने का काम करता है, प्लांट में करेगा, सॉइल में करेगा, ये सारी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है। इसके अलावा बफर की तरह बिहेव करता है। अगर मान लो एक्सट्रीम इवेंट्स आ गए, फ्लड, स्टॉर्म, तो वेटलैंड बफर की तरह बिहेव करता है और जो कोस्टल एरिया है उसे बचाने का काम करता है। लेकिन अभी वेटलैंड्स बहुत सारे इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितने वेटलैंड एरिया है वहाँ पर लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं, इसके कारण अर्बन फ्लड जैसे इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। लगभग 80% जो ग्लोबल वेस्ट है वो वेटलैंड में ही रिलीज़ किया जा रहा है। सो पॉल्यूशन के कारण भी वेटलैंड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ के कारण वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा इशू है। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है। अब 3 नई साइट के बारे में देख लेते हैं। नंजारयन बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। दूसरी कजू सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। और तीसरी तवा रिजर्वायर, ये मध्य प्रदेश में है। तवा रिजर्वायर बेसिकली तवा रिवर के ऊपर जो डैम है उसकी बात की जा रही है। ये विंटर के समय में बहुत बड़ा जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकल एरियाज, लोकल पीपल के लिए, है ना। तो जो तवा रिजर्वायर है ये मध्य प्रदेश में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो काजू वैली सेंचुरी है ये कोरोमंडल कोस्ट में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है साउथ इंडिया की। इट इज़ अ मिक्स ऑफ सॉल्ट मार्सेस, मड फ्लैट्स, सैलो वाटर, मेक इट होम टू मैनी ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक
ब्लैक हेड इबीस एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो। इसके अलावा आपका जो नजरारण्य बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती है? अविफोना इंक्लूडिंग यूरेशियन कूट, स्पॉट बिल डक एंड मैनी टाइप्स ऑफ हिरोन्स। ये सारी की सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ आपको नजरारण्य बर्ड सेंचुरी में मिल जाएगी। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है? ऑन द रिवर नोयाल। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सबको आपको याद रखना होगा। प्रीलिम्स में तीनों वेटलैंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, मेंस में बाकी चीज़ें आ सकती है। और होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर